हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड सैम्पल पेपर सॉल्यूशन और एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है पीएच स्ट्रिप इज डिप्ड इन ईच बॉटल ऑफ द कलर एज सोन बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दो हमारे पास दे रखा है कंटेनर, यहाँ पे बॉटल दे रखा है। एक में ऑक्जेलिक एसिड रख रखा है, दूसरे में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट वाला कैसा होगा, बेसिक होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है पीएच स्ट्रिप, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला एनसीईआरटी से पिक्चर के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना था, आपको एक रफ आइडिया लगाना था कि किसके किसके बीच में होगा। सिंपल सा है कि अगर सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कैसा देगा, ये ब्लू रीजन में पड़ता है। अगर पिक्चर अगर याद हो तो ब्लू वाला ऑप्शन हमारे पास ए है या फिर हमारे पास सी है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो ये हमारे पास कैसा होता है, ये एसिडिक अगर होता है तो रेड, ऑरेंज या येलोइश होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज वाला यहाँ पे ज़्यादा है, ग्रीन तो हो नहीं सकता, तो ऑरेंज वाला हमारे पास ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ पे एक पिक्चर में अगर देख पाओ तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसका पीएच जो लगभग अराउंड 3 के आसपास होता है। तो 3 के आसपास देखो तो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है। और जो भी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो ये बेसिक होता है, तो ये आपको किस तरीके से दिखेगा, तो ब्लूइश दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला रखा है कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन, लीड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास लीड आयोडाइड बनेगा, PbI2 बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट जो होता है येलो कलर का होता है, जी इंपॉर्टेंट है इसका कलर। तो PbI2 बनेगा यहाँ पे। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे गिवन डायग्राम यहाँ पे बोला गया है मरकरी ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया बर्नर से हीट किया जा रहा है। हीट किया जा रहा है तो हमारे पास मरकरी का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास मरकरी 2 ऑक्साइड है, मतलब HgO है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हमारे को मिल रहा है Hg मिल रहा है, और साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट रहा है अपॉन हीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्शन इस तरीके से। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इसके बारे में पूछ रखा है। कॉपर है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉपर है, और हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कॉपर का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और हाइड्रोजन का हमारे पास 0 है। लेकिन राइट साइड में अगर देखें तो कॉपर एलिमेंटल स्टेट में जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर की अगर बात करें, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और वहीं पे अगर बात कर ले तो हाइड्रोजन का 0 से क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का जो हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, रिडक्शन जो हमारे पास किसका हो रहा है, CO का हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला गया है आयनिक कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखा गया स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अपोजिटली चार्ज आयंस कहने का मतलब कैटायंस और अनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यहीं से पता चल जाता है। बाकी बी की अगर बात कर ले तो चेक कर लेते एक बार, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, लेस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज आयन, सिमिलर चार्ज आयन के बीच में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन गलत है, और नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन सा हमारे पास रिएक्शन नहीं देगा। तो मार्बल की अगर बात करें तो मार्बल में हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेजेंट रहता है, तो ये देगा। लाइम स्टोन की अगर बात करें तो लाइम स्टोन में भी हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ये। बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो इसका क्या होता है, NaHCO3 होता है, तो इसमें भी कार्बोनेट है, तो ये भी रिएक्शन देगा। हमारे पास लाइम की अगर बात करें तो लाइम के कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे लाइम जो होगा हमारे पास ये नहीं देगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का इसमें से करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है। ब्यूटेन की अगर फॉर्मूला की अगर बात करें तो C4H10 हो जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये ब्यूटेन दे रखा है, इसका फॉर्मूला C4H10 है क्लियरली। यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है, अगर पिक्चर से आप पहचान सको तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 आ रहा है। इस वाले केस में अगर बात करें तो हमारे पास कार्बन तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात करें 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास 8 आ रहा है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं, 8 है। इस वाले में कार्बन 4 है और हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो हमारे पास 8 है, तो ये ब्यूटेन का तो हो ही नहीं सकता। ब्यूटेन का फॉर्मूला है हमारे पास C4H10, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर नंबर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद कर लेना आप लोगों को कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात करें तो कौन होता है, एन ब्यूटेन होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर बात करें तो एन ब्यूटेन होता है, दैट मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा हमारे पास हो जाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, जो मिडिल कार्बन होता है उससे एक हमारे पास क्या होता है CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, इस तरीके से CH3 CH CH3 CH3, ये हमारा कहलाता है आइसोब्यूटेन कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस डायग्राम में पूछा गया कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किस कैटेगरी में आएगा, कौन सा इसमें से सही है ABCD में से, इसको फाइंड करना है। तो कई लोग जो होते हैं याद करने पे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको ऑप्शन से देखना होता है इस तरीके के क्वेश्चन से। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये गले रीजन में अगर बात करें तो गले रीजन में हमारे पास क्या होता है, लैरिंग्स होता है और फेरिंग्स होता है। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो फेरिंग्स के बारे में तो दे नहीं रखा है, लैरिंग्स। इसका मतलब गले के रीजन में हमारा W है, तो W हमारा क्या हो सकता है, लैरिंग्स हो सकता है। तो W यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास किस में आ रहा है, ये D में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें विच ऑफ द प्रोसेस शोन बाय द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे NCERT से पिक्चर उठाया गया है, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसपिरेशन को शो किया गया है। वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट बॉडी से, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ बॉडी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इच गैमेट कैरीज 1 एली, दिस इज प्रपोज्ड बाय व्हिच लॉ। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होकर के 23 पेयर ना होकर के कितने हो जाते हैं, ओनली 23 ही ट्रांसफर होते हैं, और ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बोल रखा है इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड। डेंड्राइट से कहाँ होता है, सेल बॉडी होते हुए एक्सोनल एंड से चलता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट टू रिलीज some chemical which generates an electrical impulse at the axonal end of another neuron। यहाँ पे देखिएगा बोला जा रहा है कि यहाँ पे डेंड्राइटिक के पास हमारे पास क्या हो रहा है, ए डेंड्राइटिक एट द डेंड्राइटिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग्स अबाउट रिलीज ऑफ सम केमिकल्स which generates electrical impulse at the axonal end of another neuron। अनदर न्यूरॉन के अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये हमारे पास क्या होगा, अगर ट्रांसमिट अगर करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ से जाएगा और दूसरे न्यूरॉन के क्या होगा, एक्सोनल एंड पे क्या करेगा, ये केमिकल रिलीज होगा जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। C नंबर देखें तो केमिकल्स रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉसेस द साइनेप्स एंड जनरेट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये हमारा डायग्राम गलत है। क्या होता है एग्जैक्टली एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूरॉन्स है, इससे निकलेगा और ये वाला क्या होगा, दूसरे डेंड्राइट से क्या हो जाएगा, ये कनेक्टेड होगा। दूसरे डेंड्राइट्स के पास क्या होगा, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन नंबर C जो है ये भी हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B हमारे पास इनकरेक्ट है।
डी की अगर बात करें, ए न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली अनदर न्यूरॉन्स बट ऑल्सो मसल्स एंड ग्लैंड्स, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही है जो अपने को टिक करना है, इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर की अगर बात करें तो न्यूरॉन्स तक ही नहीं रहता है सीमित, ये मसल्स में भी जाता है और ग्लैंड्स में भी जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम, है ना। यहाँ पे देखिए मेनोपॉज और एक मेनार्च होता है, उसी को क्या किया गया, उसी वर्ड को इंटरमिंगल्ड कर दिया गया है ना, घुमा फिरा के लिखा गया। तो इसमें से सही चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ऑप्शन ए और बी हमारे पास सेम है, तो थोड़ा सा ऑप्शंस को लेकर के सेम टाइप हो गया, तो यहाँ पे आप दोनों ही ऑप्शन टिक कर सकते हो। मेनार्च की अगर बात करें तो मेनार्च हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है जब स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसी को मेनार्च बोलते हैं। और मेनोपॉज वो होता है जो लास्ट हमारे पास क्या होता है, लास्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है हमारे पास, जिसके बाद क्या होता है पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। और जब मेनोपॉज होता है दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ का वो क्या होता है, एंड होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, है ना। रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, बाकी किसी चीज़ पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। लेकिन वही रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रो एल बाई क्या होता है, ए होता है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंडेंट होता है और इनडायरेक्टली एरिया पे डिपेंडेंट होता है। तो ये आपको याद रख लेना, इससे हो सकता है क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अरेंजमेंट दे रखा है अपने को मैग्नेटिज्म चैप्टर से। यहाँ से गैल्वेनोमीटर ये दे रखा है, गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट डिटेक्ट करता है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिएगा, इन दिस अरेंजमेंट shown in figure, the two coils wounded on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted. Initially कोई यहाँ पे स्विच ऑन नहीं था. Then key is inserted later and removed. मतलब बार बार हम क्या कर रहे हैं, की लगा रहे हैं, की मतलब स्विच ऑन कर रहे हैं फिर ऑफ कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेंस जीरो थ्रू आउट द, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम ऑन ऑफ करेंगे तो कॉइल 1 जो है किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा तो कॉइल 2 में क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ही हम क्या करेंगे स्विच ऑन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करना कॉइल 2 से स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा कॉइल 2 से जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज आने के कारण क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास इनकरेक्ट दे रखा है। देयर इज ए मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बट इट डाइज आउट शॉर्टली, देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड, है ना। की रिमूव करेंगे तो कोई नहीं होता, जैसे की अगर लगा रहे हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, और की अगर हटा लेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। की लगाएंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, और जैसे ही हम की को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, दैट मीन्स बाहर निकालेंगे, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, तुरंत हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा कॉइल 2 के थ्रू जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए था, लेकिन बी में ऐसा बोल नहीं रखा है, तो बी नंबर भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन की अगर बात करें, देयर इज ए मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन डाइज आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर लेंज लॉ का अगर देखें तो लेंज लॉ बोलता है कि हमेशा क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आता है उसको हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है कॉइल 2। तो कॉइल 2 में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा हमेशा वेरी करते रहेगा स्विच ऑन करते समय और ऑफ करते समय। तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, सारे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डिफ्लेक्शन जो होगा दोनों डायरेक्शन में देगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए तो ये वाला क्लियरली हमारे पास इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर बात करें तो दो, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात बोली गई है सीरीज, सीरीज़ में अगर बात करें तो सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जो कि बुक में दिखाया रहता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स ऑन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो आपको याद रख लेना है BIL साइन थीटा होता है।
BIL साइन थीटा होता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा? फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन करंट, फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे ये साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्लास 11th का है, तो अभी के लिए बस इतना ही आप याद रख सकते हो, इतना ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है फोर्स, बिल्कुल सही है। करंट पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। और लेंथ उस पर भी डिपेंडेंट करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे बोला गया है आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन को किस में डिप किया जा रहा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है? डिप किया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर लेगा, फिर सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर देगा। पहले हमारे पास कैसा था? ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब ये ब्लू कलर का ना होकर के कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीज़न इसका देखिए, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द चेंज, यहाँ पे इक्वेशन में बताया जा रहा है। तो ये कि क्या है? रीज़न हमारे पास गलत है, क्योंकि आप देखोगे कॉपर हमारे पास लेस रिएक्टिव है, ये आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कलर क्या था, बाद में कलर क्या हो गया, अगर ये रिएक्शन होता है तो। अगर कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो इसका जो कलर होता है सॉल्यूशन का, ब्लू कलर होता है, और जो हमारे पास फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, हेरिडिटी आर नोन एज हेरिडेटरी व्हीकल्स, है ना। हेरिडेटरी व्हीकल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो गिव रीजन टाइप में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन की अगर बात करें, क्रोमोसोम्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? ये आपस में क्या कर जाता है? डिवाइड। 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 23 में क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं रिप्रोडक्शन के समय। और साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है? शेप। शेप साइज की बात मतलब क्या हो रहा है? मॉर्फोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल कहने का मतलब फंक्शन। फंक्शन। तो शेप साइज और फंक्शन के लिए क्या होता है? हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि सक्सेसिव जनरेशन्स में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, इथेनॉल इज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनारोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो इथेनॉल हमारा एनारोबिक प्रोसेस है। तो एनारोबिक प्रोसेस है मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है, लेकिन हमारे पास रीज़न क्या है? फॉल्स है। रीज़न इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बोला गया एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अगर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। रीज़न इसका देखिएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर current carrying conductor in magnetic field is due to interaction between magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है? या तो आपस में क्या करते हैं? वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परत्यूस टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट, कलेक्टेड द गैस इवॉल्व ओवर बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब। जैसे कि आप देख पा रहे हो ओवर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा, यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम सल्फर को गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर देगा? फॉर्मेशन करेगा। ड्राई लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में हमारे पास क्या होते हैं? वाटर नहीं होगा। लेकिन जैसे मॉइस्ट की अगर बात करें लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर में जैसे हम बात करेंगे तो SO2 रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बना देगा? H2SO3 का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक एसिड है। और अगर ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राइट सम यूजेस ऑफ मेटल्स विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। सबसे पहले अगर बात करें गोल्ड, गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी में किया जाता है। सिल्वर की अगर बात करें
सिल्वर का इस्तेमाल भी ज्वेलरी पर्पस के लिए होता है। और साथ साथ अगर बात करें स्वीट्स में किया जाता है, और स्वीट्स में क्या किया जाता है, मेल्गेबल, मतलब उसको पीट पीट करके थिन सीड्स में कन्वर्ट करते हैं और स्वीट्स के ऊपर क्या करते हैं, एक पतला सा लेयर उसका लगाते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो हमारे पास आयरन हो गया, आयरन से क्या बनते हैं, उसके सीड्स बनते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो रॉड्स बनते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया मेटल्स का, जिनका यूज़ हम करते हैं मेलिएबिलिटी और डक्टिबिलिटी के ऊपर। साथ साथ यहाँ पे एल्युमिनियम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एल्युमिनियम का हम वायर बनाते हैं और एल्युमिनियम से क्या बनाते हैं, सीड्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू द गार्ड सेल एंड स्टोमेटल पोर व्हेन वाटर फ्लोज टू द गार्ड सेल। देखिए यहाँ पे गार्ड सेल की अगर बात करें तो हमारे पास पिक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये इनिशियली कैसा होता है, जब इसमें पानी अगर नहीं होता है तो ये इनके बीच का जो पोर होता है वो क्या होता है, बंद रहता है। इसको स्टोमेटल पोर भरते हैं, वो क्लोज रहता है। लेकिन जैसे ही इनके अंदर क्या होता है, पानी जैसे ही भरना स्टार्ट हो जाता है, पानी जैसे ही इनके अंदर जाता है, ये स्टोमेटल, ये जो हमारे पास ये गार्ड सेल होता है, ये जो आप देख रहे हो बीन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या होते हैं, ये स्वेल करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके बीच में क्या होता है, एक ओपनिंग का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो स्टोमेटल पोर जो क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखना है, स्टोमेटल पोर गेट ओपन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, हाउ डू प्लांट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इसके लिए अगर बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बाय यूजिंग हार्मोन्स। और दूसरा यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो प्लाज्मोडेस्माटा। इसकी अगर बात करें तो एक पतला सा हमारे पास क्या होता है, ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक सेल से दूसरे सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है और इस तरीके से सेल आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप इसका आंसर प्लाज्मोडेस्माटा याद कर सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो कि फाइटोहार्मोन्स का इस्तेमाल करके करते हैं, दोनों ही चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, व्हाट इज़ द कंपनसेशन पॉइंट विथ रिलेशन टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट्स। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंपनसेशन पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेट ऑफ क्या हो जाता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जब बराबर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। वैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स हमेशा ही रिस्पायर करते रहते हैं, लेकिन दिन के समय क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता, रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो बाहर रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस कारण से यहाँ पे अगर बात करें कंपनसेशन पॉइंट, कहने का मतलब सिंपल सा होता है, टाइम एट विच रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक में क्या होता है, म्यूकोसा लेयर होता है। म्यूकोसा लेयर की अगर बात करें, जैसे ही हमारे पास स्टमक है तो इसके अंदर क्या होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है और जब HCl क्या होता है, रिलीज होता है तो धीरे धीरे ये लेयर जो होता है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब डिग्रेड होता है तो HCl कहाँ तक पहुँचता है, हमारे मसल्स तक पहुँचता है और यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन, दैट मीन्स पेन क्रिएट करता है, जलन। और उसी जलन को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके की ये जो बीमारी होता है इसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये पेप्टिक अल्सर की अगर बात करें तो किस कारण से होता है, तो म्यूकोसा लेयर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तब जाकर ये होता है। तो कॉज क्या है, तो कॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ म्यूकोसा लेयर इन द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया, ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंटली द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के बाद जो है वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो गिव रीजन टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द आई, मतलब दूर का ये नहीं देख पा रहा है। दूर का अगर ये नहीं देख पा रहा है इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, मायोपिया होगा। ये जो डिफेक्ट होगा कैसा होगा, मायोपिया। अगर मायोपिया है तो इसको करेक्ट कौन से लेंस से करेंगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्ट दिस आई। तो हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस डिफेक्ट को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और में क्वेश्चन है दे रखा है, ए स्टार अपीयर्स ऑन द हॉरिजन, व्हाट इज द ट्रू पोजीशन ऑफ द स्टार, एक्सप्लेन विद डायग्राम।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्टार की बात कीजिए, ये सन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अगर बात करें हॉरिजन, कहने का मतलब क्या होता है, जिस लेवल से हम खड़े होकर के कोई चीज़ को देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं सन हमारे पास क्या होता है, हॉरिजन से अगर नीचे होता है, तो इसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये हॉरिजन से ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल है। ये हमारे पास दिन के समय मतलब मॉर्निंग के समय होगा, और ये हमारा इवनिंग के समय एक्चुअल पोजीशन है। और ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल पोजीशन, वर्चुअल पोजीशन है हॉरिजन के ऊपर। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए स्टार। अगर हॉरिजन पे अगर स्टार अगर दिख रहा है, मतलब उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, एपियर्स। एपियर्स यहाँ पे बोला गया है, एग्जैक्टली है नहीं, एपियर्स इसका मतलब हॉरिजन से हमारे पास क्या होगा, स्टार जो होगा हमारा हॉरिजन से नीचे होगा, तभी ये हॉरिजन के आसपास दिख रहा है। अब यही डायग्राम आपको दिखाना है, तो आप अच्छे तरीके से एक बार एनसीईआरटी रेफर करोगे और वहाँ से डायग्राम का प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे देखिएगा, जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है, तो एक एग्जांपल लेकर के आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अगर ग्रास की अगर बात कर ले, ग्रास को कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा, मान लेते हैं हमारे पास टाइगर खाएगा। और ये टाइगर की अगर बात करें तो ये हमारे पास टॉप कार्निवोर है। यहाँ पे ग्रास की अगर बात करें तो ग्रास से हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगा, डियर में ट्रांसफ़र होगा, और 90% क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि डियर जो है ग्रास को खा लिया तो ग्रास भी हमारा डियर को खाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमेशा एनर्जी क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब ग्रास डियर को खा नहीं सकता है ना, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा डियर को कौन खाएगा, टाइगर ही खाएगा। तो हमेशा क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाता है, अगले ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। इस कारण से हम बोलते हैं कि एनर्जी जो फ्लो होता है फूड चेन में कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटिंग रीज़न फॉर योर आंसर। सबसे पहले की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन, और हीट रिलीज हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन किसके अंदर आता है, तो एल्युमिनियोथर्मी के अंदर आता है। थर्माइट रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन लिखने के लिए भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। ये हमारे पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम से हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं आयरन को, और साथ साथ यहीं पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं पे आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट वाले को आप बोल सकते हो थर्माइट रिएक्शन है, और साथ साथ यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे अगर बात करें PbNO3 की अगर बात करें तो PbI2 की अगर बात करें, ये प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो जिंक कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में टूट रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट आर दिस ऑक्साइड्स एंड देयर सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे अगर बात करें इनका नेम करना है, जैसे सोडियम ऑक्साइड की अगर बात कर ले या पोटेशियम ऑक्साइड की अगर बात कर ले, ये पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और अगर पानी में ये सॉल्युबल होंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये जो वाटर सॉल्युबल हमारे पास बेस होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, अल्कली बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो यही आपको आंसर में लिखना था, एग्जाम्पल दे करके, ये हमारे पास क्या हो गया, अल्कली। और जो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में सोल्युबल होते हैं, उसका एग्जांपल हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक एक्सेट्रा इज कवर्ड विथ थिन लेयर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस लेयर। कंपोजिशन मतलब केमिकल, यहाँ पे कंपोनेंट्स बताना है कि
कौन केमिकल इसके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है और इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है। अगर मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, MgCO3, इसी को पढ़ते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 होता है। और जिंक की अगर बात करें तो जिंक के ऊपर जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है। अब इन लेयर्स की अगर बात करें तो ये एक लेयर अगर सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास मटेरियल है, इसके ऊपर क्या हो गया, लेयर चढ़ चुका है। तो अब ये लेयर क्या होता है, फर्दर जो कोरोजन होता है इन मेटल्स का उसको क्या कर देता है, रोक देता है, प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है, ये जो लेयर, ये जो कोरोजन यहाँ पे जो लेयर है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्दर जो होता है मेटल का जो कोरोजन होता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। इस कारण से ये हमारे पास जो लेयर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सम अल्कली मेटल्स कैन बी कट विथ नाइफ, है ना। यहाँ पे रीज़न बताना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोडियम की बात कर ले या गैलियम की अगर बात कर ले। यहाँ पे अगर बात करें तो इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीकर होते हैं, जिसकी वजह से इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो याद रख लीजिए, सोडियम और गैलियम एग्जाम्पल है जो कि नाइफ से कट जाते हैं। इस पिक्चर में सबसे पहले पूछा गया व्हाट डज द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस डायग्राम से। तो ब्लड सर्कुलेशन दिखाया गया। ए और बी की अगर बात करें तो क्या है, ए की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, लंग्स, सॉरी हार्ट है। हार्ट के ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो हो गया लंग्स, और नीचे वाला बी जो हमारे पास शो कर रहा है ये हमारा पूरा बॉडी है। तो ए और बी हमारे पास क्लियर है। सी की अगर बात करें तो which vessel कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन हमारे लंग्स तक कैरी करके लाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। वेन ही हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करता है, लंग्स तक कैरी करता है, सॉरी है ना, लंग्स तक दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, लंग्स तक कैरी करता है, हार्ट से जाएगा ना लंग्स तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पल्मोनरी क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा, पल्मोनरी क्या हो जाएगा, आर्टरी। और दूसरा यहाँ पे पूछा गया विच वेसल ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास ये लेकर के आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहा है इसको कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन लेकर के आता है। तो नाम जस्ट उल्टा हो जाता है, बस काम हमारे पास सेम। पल्मोनरी वेन जो होता है क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है, कहाँ से कहाँ, तो लंग्स से हार्ट से लंग तक, और लंग से हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ डज स्मॉल इंटेस्टाइन टिश्यू हेल्प्स इन डाइजेशन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन टिश्यू की अगर बात करें तो ये क्या रिलीज करते हैं, जूस सेक्रेट करते हैं, एंजाइम्स की अगर बात करें तो फैट, तो लाइपेज इस पे एक्ट करता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो इस पे कौन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। और स्टार्च पे अगर बात करें तो एमाइलेज एक्ट करता है और इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। लाइपेज की अगर बात करें तो लाइपेज फैट को किस में तोड़ेगा, तो फैटी एसिड्स में। प्रोटीन की अगर बात करें तो एमिनो एसिड में। स्टार्च की अगर बात करें तो ग्लूकोज में, ये टूट जाएगा अमाइलेज के कारण। अब यहाँ पे देखा जाए तो कन्फ्यूज़न होता है, एक हम पढ़ते हैं पेप्सिन और एक आ गया हमारे पास ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन हमारा कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में रिलीज होता है। और पेप्सिन का रोल पूछा जाता है, तो रोल क्या होता है, एक तो बैक्टीरियल किलिंग में होता है, ये बैक्टीरियल किलिंग में ये हेल्प करता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये पेप्सिन जो होता है, ये जो भी हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक डाउन करता है हमारे पास स्टमक में। प्रोटीन ब्रेक डाउन में ये क्या करता है, हेल्प करता है पेप्सिन। तो आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वहीं पे पेप्सिन की अगर बात करें तो हमारा स्टमक में होता है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और स्टमक का आंसर हम लोग कई बार होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख देते हैं, तो इससे बचना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f के बराबर होता है, ये रिलेशन होता है, ये आप लिख दो, या r/2 = f के बराबर होता है, ये लिख दो, बात बराबर है।
ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे देखिएगा वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिएगा लाइट का स्पीड जो है किसी अदर मीडियम में अगर बात कर ले एयर में या फिर वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हाई होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हाई होता है किसी अदर मीडियम से। तो सिंपल सा हम ये जानते हैं कि सी इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर स्पीड। कोई भी अगर मीडियम में अगर लाइट का स्पीड होगा वो क्या होगा, वैक्यूम से क्या होगा, कम ही रहेगा। दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, वी से डिवाइड कर देते हैं। वी से डिवाइड कर देंगे तो कट के 1 हो जाएगा। और ये इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से मैथमेटिकली हम शो कर देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्रेटर दैन 1 होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि लाइट का स्पीड जो होता है वो क्या होता है, एयर में या फिर वैक्यूम में मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम। इसके कारण हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर दैन 1 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है ए लेंस हैज़ -4 डायप्टर पावर की अगर बात करें तो -4 डायप्टर यहाँ पे दे रखा है। द लेंस इज कनकेव और कन्वेक्स। यहाँ पे देखिए पावर जैसे ही हमारे पास नेगेटिव आ गया मतलब हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव रहा होगा। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव रहा मतलब ये कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कॉनकेव लेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर जो होता है लेंस का उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर ऑफ ए लेंस दैट इज नोन एज पावर, या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बोल सकते हो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी of lens is called power of lens। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर लिखते हैं और या मीटर इनवर्स लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर। इसका दे रखा है पावर इस कितना है, 4 डायोप्टर इसका दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हम बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, क्या डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम है ना, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए कैंडल बी प्लेस सो दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द वॉल। यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक दीवार है, दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, इस लेंस को रखा गया है। और यहाँ पे बोला गया कि इस तरीके से क्या किया गया, एक कैंडल रखा गया है, इसका जो इमेज है इस कैंडल का इस दीवार पे बन रहा है, दीवार पे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पावर अपने को कितना दे रखा है, 4 डायोप्टर दे रखा है। तो P इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/f होता है, तो 4 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना जो होगा 1/4 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मीटर में है ये हमारे पास क्या है, किसमें, मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/4 इज इक्वल टू f सेंटीमीटर में आ जाएगा। काटोगे तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास +25, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, +25। v की अगर बात करें तो v यहाँ पे क्लियरली आपको दे रखा है +40 आपको लेना है, आपको u फाइंड करना है। अब यहाँ पर लेंस फार्मूला की अगर बात करें तो 1/v - 1/u होता है इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमारे पास कितना दे रखा है, 1/40 - 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/f की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 25। 1/40 - 1/25 अगर करेंगे तो हमारे पास 1/u के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए एलसीएम में लेके आ जाए तो 400, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा हमारे पास, u हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -6/400 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/u आएगा। यहाँ पे सॉल्व आप करो तो u का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -200/3। इसको अगर कट कर लिया जाए तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में और 2 से काटेंगे तो 200 बार में। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, u का वैल्यू -66.66 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से कितने दूरी पे रखना पड़ेगा, 66.66 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखेंगे तो हमारे पास कैंडल का जो इमेज होगा दीवार पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है शाइनिंग मेटल एम
हमारे पास साइनिंग मेटल एम है, बर्न्स विद डैजलिंग फ्लेम। जैसे ही डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आया, इसका मतलब हमारे पास कौन सा है, मेटल एम की अगर बात करें, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अब मैग्नीशियम जब फ्लेम जलता है तो पाउडर प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब मैग्नीशियम जब जलेगा तो एन जो होगा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। पाउडर जो होगा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रहा हमारे पास एम और ये रहा हमारे पास एन, ये मिल चुका है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन जस्टिफाई। यहाँ पे एम की अगर बात करें, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और MgO क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ क्या अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, एम का जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, और में दे रखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मेटल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय रिडक्शन प्रोसेस, है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो लो रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर बात की गई है, लो रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो वाई मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले जेड एन ओ की अगर बात करें, कार्बन से क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं तो जिंक अपने को मिलता है और साथ साथ क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और जिंक हमारे पास क्या आता है, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। लोअर रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें तो कॉपर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपर सल्फाइड है हमारे पास, इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ अगर करा देंगे, है ना, तो यहाँ पे कंपाउंड रिडक्शन प्रोसेस से हमारे पास है, सॉरी। तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे किसका हो जाएगा, कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन में, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आप ये दो एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हो। कॉपर जो आता है हमारा किस स्टेट में आता है, लोअर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के पोजीशन में कैसा आता है, कॉपर जो होता है नीचे होता है, लोअर में होता है। और जिंक की अगर बात करें तो मिडिल में, ये आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, लार्जर एनिमल्स किल्स स्मॉलर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ईट वट एवर दे कैन एंड लीव द रेस्ट इन द फॉरेस्ट बट द फॉरेस्ट नेवर फाउंड फुल ऑफ डेड एनिमल्स। यहाँ पर सिंपल से ये बोला जा रहा है कि बड़े जानवर जो होते हैं छोटे जानवर को मार के खाते हैं और खाने के बाद उनको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इतना मरने के बाद, छोटे जानवर इतना मरते हैं लेकिन फिर भी फॉरेस्ट एकदम क्लीन रहता है। इसका रीज़न क्या है, व्हाट हैपन्स टू द डेड बॉडीज़। जो भी डेड बॉडीज, मरे हुए जानवर होते हैं, उनका क्या होता है, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं उनके बॉडी को, और स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, जो भी बचे हुए मांस होते हैं, उनके बचे हुए कंपोनेंट्स होते हैं, उनको निपटा देते हैं। तो यही अपने लैंग्वेज में इसको लिखना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमारे पास 2 का रोल आ रहा है, एक तो डिकम्पोजर्स का, दूसरा आप लिख सकते हो स्कैवेंजर्स का, तीसरा आप लिख सकते हो, है ना, लोअर कार्निवोर। लोअर कार्निवोर ये सारे मिल करके क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, निपटा देते हैं, पार्टी कर लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट होता है वहाँ पे कोई डेड बॉडीज़ नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो सोप और डिटर्जेंट की अगर बात करें तो फैटी एसिड्स का सॉल्ट होता है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे अगर बात करें तो सोप की अगर बात करें, डिटर्जेंट की अगर बात करें तो सोप हमारे पास क्या होता है, लेदर का फॉर्मेशन करता है। हार्ड वाटर में भी, हार्ड वाटर में ये नहीं करके सॉफ्ट वाटर में करता है, ये भी सॉफ्ट वाटर में करता है, लेकिन हार्ड वाटर में अगर बात करें तो लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट हमारा करता है। साथ साथ अगर बात करें तो सोप जो होता है हमारे पास कैसा होता है, फैटी एसिड से बना होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमारे पास क्या होता है, डिटर्जेंट बना होता है। सोप जो होता है वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन डिटर्जेंट की अगर बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्लिनजिंग एक्शन की अगर बात करें तो सोप का कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस होता है, लेकिन डिटर्जेंट की अगर बात करें तो क्लिनजिंग एक्शन बेटर देन सोप होता है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिनजिंग एक्शन की अगर बात करें तो सोप या डिटर्जेंट का जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, जस्ट मैकेनिज्म सेम होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हमारे पास कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब आयनिक, आयनिक पार्ट होता है, और एक हमारे पास कैसा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट।
तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, जो भी हमारे पास डर्ट मटेरियल होता है उसके साथ यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक के साथ ये जो डर्ट होता है ये अटैच हो जाता है, और हमारे पास आयनिक पार्ट जो होता है बाहर की तरफ होता है और पुल करके इसको सरफेस पे लाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं क्लिनजिंग एक्शन देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है व्हाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की अगर बात करें तो हार्ड वाटर में यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। और इनके प्रेजेंस में क्या होते हैं, जब सोप हम रखते हैं, सोप हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड का क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास सपोज कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और वाटर में प्रेजेंट है तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा RCOO माइनस, और यहाँ पे हमारे पास डबल कैल्शियम लग जाएगा और NaCl का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। NaCl वाटर सोल्युबल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे कैल्शियम का जो यहाँ पे कंपोनेंट है इसको बोलते हैं माइसल्स। ये हमारा क्या होता है, एग्रीगेट होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्या होता है, ये क्लिनजिंग एक्शन को हिंडर करता है। इस कारण से लेदर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाता हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठते हैं, और वाटर में जो हार्ड वाटर होता है उसमें लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हो, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम और सल्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो माइसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। माइसल्स क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और नेक्स्ट अगर बात करें, वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स है, सीरियस इश्यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दे रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला C2H4O2। इसको याद ही कर लेना, जब भी आएगा हमारे पास क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा, CH3COOH होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ब्रिस्क एफर्वेसेंस जैसे ही दिया, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये हमारे पास रूट वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ब्रिस्क एफर्वेसेंस दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अपने को कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा। कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो कार्बोनेट अगर हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे दिया है, इसका मतलब हमारे पास एसिड जो होगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे टेस्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा लाइम वाटर टेस्ट में अगर बात करें तो इससे भी फर्दर थोड़ा सा हट के देखें तो हमसे पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली पास कराया जाएगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। ये कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो जो वाटर को मिल्की वाइट बना देता है, वाटर को मिल्की वाइट बनाता है। लेकिन वही अगर बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में अगर पास कराया जाए, एक्सेस में अगर पास कराया जाएगा तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाए। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो वाटर सोल्युबल होता है, वाटर सोल्युबल होता है। और यहाँ पे कोई मिल्की वाइट जो होता है वाटर में कोई मिल्की वाइट कलर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन में सोच करके चलता हूँ कि केमिकल रिएक्शन आप आसानी से लिख पाओगे कार्बोनेट का। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ एबव कंपाउंड। एबव कंपाउंड कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास है इथेनोइक एसिड। तो एक तो लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक इसका स्टेरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अगर बात करें विनेगर में इस्तेमाल करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो आप तीनों लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जर्मिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफ्रेंशिएट करना है। जर्मिनेशन की अगर बात करें तो सीड किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे सीडलिंग में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है। गैमेट्स का
फ्यूज़न होता है। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट। फर्टिलाइजेशन जब होता है तब हमारे पास क्या होता है? जर्मिनेशन का प्रोसेस आता है, क्योंकि सीड बनेगा तभी हमारे पास जर्मिनेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है? हमारे पास इनिशियल स्टेज होता है। जर्मिनेशन क्या है? आफ्टर स्टेज, स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन हमारा फर्टिलाइजेशन होता है इनिशियल स्टेज होता है। जर्मिनेशन की अगर बात करें तो जर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में कोई वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जर्मिनेशन की अगर बात करें तो जर्मिनेशन में सनलाइट का भी रिक्वायरमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन में सनलाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट लिख सकते हो। स्टेट इन ब्रेव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। स्क्रॉटम की अगर बात करें तो स्क्रॉटम क्या होता है हमारे पास? स्पर्म प्रोडक्शन में क्या करता है? ये हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्या करता है? बॉडी से 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है स्क्रॉटम का टेम्परेचर कम रहता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो जो स्क्रॉटम होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर को मेंटेन रख करके रखता है, ये इसका फंक्शन है। टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस हमारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका प्रोडक्शन करता है, साथ साथ स्पर्म का क्या होता है? प्रोडक्शन करता है। और स्पर्म में लीडिंग सेल होता है, लीडिंग सेल जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। वास्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोला जाता है इसको। और स्पर्म डक्ट की अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है? जो हमारे पास रेडी रहता है, जो भी हमारे पास स्पर्म मैच्योर हो जाता है उसको इजैकुलेशन से पहले कहाँ तक पहुँचाता है? तो यूरेथ्रा तक पहुँचाता है। यूरेथ्रा तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? तो वास्ट डिफरेंस, दैट मीन्स स्पर्म डक्ट जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेवल डायग्राम, यहाँ पे स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब और ओवरी का यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का हमारे पास फिगर होता है। ये हमारे पास क्या, जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये हमारे पास नीचे से जो बेसल हमारे पास है कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं ओवरी। और बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास पॉलन ट्यूब जो होता है इस तरीके से डेवलप होता है। ये रहा हमारे पास पॉलन ट्यूब। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना, अगले टेस्ट में हो सकता है क्वेश्चंस यही सब है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि फ्लावर अगर दे रहा है, अगर वो फ्रूट का अगर प्रोडक्शन अगर कर रहा है तो फ्लावर का कौन सा पार्ट जो होगा सीड में कन्वर्ट होगा और कौन सा पार्ट जो होगा फ्रूट में कन्वर्ट होगा? तो एक हमारे पास ओवरी होता है और एक ओव्यूल होता है। तो ओवरी जो होता है फ्रूट में कन्वर्ट होता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो ओवरी के अंदर कौन होता है? हमारा ओव्यूल होता है, ये भी याद रख लेना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ट्यूब, तो हमारे पास क्या होता है? मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट, गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। और ये पॉलन ट्यूब जो होते हैं मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लिस्ट टेबुलर फॉर्म डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के बीच में डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। अगर मेल गैमेट की अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब ये मूवमेंट शो करते हैं। ये हमारे पास कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो मेल गैमेट जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं और ये हमारे पास कैसे होते हैं? लार्जर दैन मेल गैमेट। मेल गैमेट से इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, है ना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर शोइंग इन द फिगर। यहाँ पे इक्विवेलेंट R1 R2 R3 दे रखा है। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास R1 और R2 की अगर बात करें तो यहाँ पे करंट हमारा क्या हो रहा है? दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो R1 R2 हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इस तरीके से अगर फिगर को दिखाऊँ, ये फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है हमारा। ये हमारे पास N दे रखा है, ये हमारे पास M है, ये R1 R2 R3 एंड R4। यहाँ पे R3 R4 की अगर बात करें
तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारा करंट क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट में जहाँ पे करंट डिवाइड हो गया मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 3 और 4 हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ को अगर सॉल्व करके, इतने पार्ट को सॉल्व करके हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4 हो जाएगा। और ये दोनों हमारे पास क्या हो रहा है, सीरीज में दे रखा है क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। मतलब हम लोगों ने 4 रेजिस्टेंस को 2 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास यही जो होगा सर्किट इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारे पास R1 प्लस R2 है और ये हमारे पास R3 R4 अपॉन कितना है, R1 प्लस R2। अब ये दोनों सीरीज में, तो आपको एलसीएम लेकर के ऐड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, अगर कोई वायर में अगर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट के कारण क्या होगा, वायर में हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट जो होगा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ करंट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कितने टाइम पीरियड तक उस वायर में करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही जो स्टेटमेंट है तीनों, इसी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे हीट को हो सकता है तो क्यू से रिप्रेजेंट करें या फिर एच से करें, दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वाई वी नीड ए 5 एम्पियर फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर एट 220 वोल्ट। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले बोला गया 5 एम्पियर। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, एक्सेस करंट को रोकना। एक्सेस करंट अगर सपोज कर लेते हैं हमारा यूज़ कितना है, 4.5 के आसपास है या लगभग 4.8 एम्पियर तक हम यूज़ करते हैं, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्या लगाते हैं, हम फ्यूज़ लगाते हैं ताकि इससे ज़्यादा करंट ना आए। मैक्सिमम 5 से ज़्यादा करंट नहीं आए। जैसे ही 5 से ज़्यादा करंट आएगा ये क्या कर जाएगा, फ्यूज होगा, ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेस करंट हमारे पास सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 किलो पावर 8 यहाँ पे देगा, पावर अपना दे रखा है 1 kWh। इसका मतलब हमारे पास है 1000 जूल पर सेकेंड दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास वोल्टेज की अगर बात करें तो 220 वोल्ट दे रखा है। P इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, तो हमारे पास होता है VI होता है। कितना होता है, VI। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, VI होता है। या फिर हम पावर का हमारे पास 3 फार्मूला होता है, V² R, या तो VI होता है और एक होता है A²R। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिवन डेटा के अनुसार हम अपना क्वेश्चन में फॉर्मूला सेट करेंगे। तो यहाँ पे VI लगा लेंगे। यहाँ पे पावर हमारे पास 1000 दे रखा है जूल पर सेकेंड। यहाँ पे अगर बात करें तो वोल्टेज अपने को दे रखा है 220 वोल्ट। यहाँ पे अपने को करंट नहीं पता, करंट ऐसे ही रहने देते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। इसका मतलब 100 अपॉन हमारे पास 22 है। यहाँ पे कट किया जाए तो 4 टाइम्स में 88 आ रहा है, 88। और अप्रॉक्सीमेटली ये 4.5 के आसपास हमारे पास करंट जाएगा एम्पियर। 4.5 एम्पियर के आसपास ये करंट जाएगा। तो यहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा है क्योंकि हमारे पास जो करंट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज़ कर रहा है वो 4.5 मैक्सिमम इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो 5 एम्पियर का सेफ्टी पर्पस के लिए हम फ्यूज़ लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वाई इट इज़ इम्प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल हीटर इन सीरीज़। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। अगर वोल्टेज अगर डिवाइड कर गया मतलब हमारे पास क्या होगा, डिवाइस अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। जितने पे उसको वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। तो बल्ब जो कैसा होगा, सीरीज हो जाएगा, डिम हो जाएगा। साथ साथ इलेक्ट्रिक हीटर जो होगा ये भी अपना काम फंक्शन जो होगा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ आपको आंसर में लिखना है क्योंकि जब भी हम सीरीज़ में अगर कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और जो हमारे पास डिवाइस है उसका इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ़िशियंसी कहने का मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब बल्ब अच्छा हाई इंटेंसिटी के साथ जलना चाहिए था लेकिन बल्ब डिम लाइट के साथ जलेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है PQRS हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास मेटल्स हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाकी सब कंपाउंड के साथ शो कर रखा है। इसमें सबसे पहले अपने को चेक करना होता है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है।
पी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये हमारे पास आयरन्स को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मतलब इससे ज़्यादा पी जो होगा, पी से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव कौन होगा, आयरन जो होगा पी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फर्स्ट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं रीज़न। अगर पी जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है इसके सॉल्यूशन से, मतलब पी जो होगा हमारे पास क्या होगा, कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये सेकेंड इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्यू के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि FeSO4 को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देगा, मतलब आयरन को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब Q इज़ मोर देन रिएक्टिव देन Fe। यहाँ से ये हम लिख सकते हैं, थर्ड नंबर हमारे पास इन्फरेंस ये हो जाएगा। और जिंक के साथ कोई रिएक्शन ये नहीं देगा, मतलब Q जो है हमारा क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक से क्या है, कम रिएक्टिव है। ये भी हमारे पास फोर्थ इन्फ्रेंस हो गया। और ये नो रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, आर की अगर बात करें तो आर हमारा क्या है, जिंक को भी नहीं डिस्प्लेस कर रहा है और ना ही कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जिंक जो है, ये आर जो है हमारे पास कॉपर से भी क्या है, कम रिएक्टिव है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो एस जो है हमारे पास क्या होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो एस तो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन से कम हमारे पास क्या है, रिएक्टिव है, और कॉपर से ज़्यादा है। लेकिन Q की अगर बात करें तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब Q जो होगा, अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाए फर्स्ट और हमारे पास थर्ड, तो यहाँ से देखो Q जो होगा P से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो PQRS में अगर देख लिया जाए तो हमारे पास क्या अरेंज करेंगे तो R, और हमारे पास सबसे कम रिएक्टिव जो होगा क्या होगा, S होगा, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा हमारे पास Q हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में आपको बना के रिलेशन जो है चेक कर लेना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इफ़ Q इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अगर Q की हमने देख ली, Q हमारे पास क्या है कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या करेगा, कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Q इज़ रिएक्टिव देन Cu। तो जैसे ही Q का रिएक्शन हम क्या कराएंगे, कॉपर सल्फेट से कराएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाए, QSO4 बनाएगा, और साथ साथ कॉपर हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉपर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एट व्हाट इज द कलर चेंज बिटवीन Q इज एडेड टू FeSO4। अब यहाँ पे Q क्या कर रहा है, यहाँ पे फेरस सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब जो होगा फेरस सल्फेट का कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर से क्या होगा, चेंज फेड कर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। स्टार्ट फेडिंग मतलब उसका इंटेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम Q ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहने का मतलब दो अगर हमारे पास क्या है, जीन्स है, दो सेट ऑफ जीन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, एली बोलते हैं। उसमें जो हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कहने का मतलब जो फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करता है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और जो हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों में से यहाँ पे, और जो नहीं दिख रहा होता है फिनोटिपिक रेशियो में, उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, हमारे पास दो सेट ऑफ जीन्स होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है, जो कि दिखता है। डोमिनेंट एली कहने का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर में दिखता है, फिनोटिपिक रेशियो में जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जिस जीन के कारण दिखता है, उसको हम डोमिनेंट एली बोलते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, डोमिनेंट एली कहने का मतलब क्या होगा, एक हमारे पास मेल है और ये हमारे पास एक फीमेल है। मेल का हाइट कैसा है, ये टॉल है, और ये इसका हाइट स्मॉल है। जो फीमेल है उसका हाइट जो स्मॉल है, लेकिन इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो टॉल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों से, तो टॉलनेस के लिए, हाइट के लिए दोनों से क्या गया होगा, मेल और फीमेल दोनों से क्या होगा, एक एक जीन इसके ऑफ स्प्रिंग को मिला होगा। लेकिन यहाँ पे टॉल ही, इसका ऑफ स्प्रिंग जो है टॉल है। इसका मतलब डोमिनेंट ट्रेट किससे मिला है, तो फादर से मिला है, फादर से इसको डोमिनेंट ट्रेट मिला है। तो डोमिनेंट एली हमारे पास क्या होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो हमारे पास जिन रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एली बोल देते हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप कहने का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं,
उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। डोमिनेंट एली क्या है? तो जीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट एली कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो सेट ऑफ जीन्स है तो उसमें से एक क्या होगा? डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक कनकेव मिरर फॉर्म्स ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्राइस इट्स साइज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो होता है इसका साइज जो होता है, साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्रीन। स्क्रीन जैसे ही दे रखा है, मतलब हम इमेज कहाँ पे बनाया जा रहा है? स्क्रीन पे बनाया जा रहा है। मतलब इमेज जो होगा हमारे पास रियल होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा कैसा होगा? नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। और मैग्नीफिकेशन में दे रखा है कि हमारे पास थ्राइस द साइज ऑन अ स्क्रीन, कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज of an object thrice in image on screen। इमेज का साइज जो है हमारे पास क्या है? 3 गुना है ऑब्जेक्ट के साइज से। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। ये लैंग्वेज से ही आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलेटिव साइज के बारे में पूछ रखा है ना। मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। it is defined as the ratio of size of image to size of object, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे साइन, द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय द मिरर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड इमेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रियल होगा। अगर रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और साथ साथ कैसा होगा? इनलार्ज्ड होगा। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला गया इफ द ऑब्जेक्ट x distance from the pole of the mirror then find the image distance। तो यहाँ पे देखिए, हम मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो -v/u होता है और यही हमारे पास hi/ho होता है। तो यहाँ पे हमारे पास hi/ho की अगर बात करें तो हमारे पास -3 दे रखा है, -v अपने को निकालना है, यहाँ पे दे रखा है। u का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? x डिस्टेंस पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेते हैं तो -x = -3 के बराबर होना चाहिए। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो v का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? -3x। तो हमारे पास जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा? -3x डिस्टेंस पे बनेगा। तो सेकेंड का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज r देन राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दैट मीन्स मिरर फॉर्मूला लिखना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में। और थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा? 1/v + 1/u = 2/r। ये आपको रिलेशन यहाँ पे बताना था। गिव वन यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर का एक इस्तेमाल बताना है तो सेविंग मिरर लिख सकते हो, सेविंग मिरर हो जाता है, या फिर मेकअप मिरर हो जाता है, या डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर बोल सकते हो ENT स्पेशलिस्ट, आई नोस्टेथ स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं।